नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और सिवान से मैं हूं दीन बंधु सिंह। इस वक्त मैं सिवान में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी के साथ मौजूद हूं। वो चुनावी दौरा में सिवान आए हैं। उनकी जो सफ़र है वो कई जिलों से होते हुए सिवान पहुंची है, फिर आगे भी ये निकलेंगे। जानते हैं कि अभी बिहार में क्या स्थिति है और इन्होंने जो महसूस किया उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपका नवभारत टाइम्स पर स्वागत है। बहुत धन्यवाद। बिहार में कई जिलों से दौरा करते हुए आप सिवान पहुंचे हैं आज। क्या महसूस किया है आपने अभी? क्या मुझे लगता है कि जो 5वां चरण संपन्न हुआ है बिहार में और देश के कोने कोने में, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 5 चरणों में हम सबसे आगे हैं। और पूरी तरह से जो जनता का संकल्प है कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, ये संकल्प जनता का पूरा होगा, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। लेकिन 400 पार का जो एक संकल्प मोदी जी ने लिया है, क्या लगता है पूरा होगा? क्योंकि आपके जैसे लोगों को जब बेटिकट कर दिया गया है, जिससे कि जनता नाराज है। ब्राह्मण समाज के आप बड़े चेहरे हैं, ब्राह्मणों में भी काफी नाराजगी है जो कि कोर वोटर माने जाते हैं। देखो, ब्राह्मण समाज का, हम ब्राह्मण कोई जाति नहीं, ब्राह्मण एक संस्कार है। ब्राह्मण तो सबको साथ लेके चलने वाला होता है। समाज में दूसरों के दर्द को, बुद्धिजीवी समाज जिसको प्रबुद्ध कहते हैं, प्रज्ञा समाज, तो हम परशुराम और चाणक्य के वंशज हैं। हम तो समाज के लिए जीते हैं। हम तो समाज को, सबको साथ लेके, और वही काम नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये ठीक है कि हमारे जैसे लोग, चुनाव हमने, पार्टी ने बहुत कुछ हमें दिया है, अब पार्टी को देने की बारी है। तो संगठन में कुछ चीजें, लोकतांत्रिक पद्धति जो है वो मजबूत कैसे बन सकता है, इसको करने की आवश्यकता है। नहीं, कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि जैसे आपका अनुभव है, इतना लंबा, आप मैच्योर नेता हैं, इस बार जो मोदी जी ने जो संकल्प लिया है उसमें आपके जैसे साथी का होना जरूरी था। नहीं नहीं, तो हम तो हैं ही, हम सरकार में आज भी मंत्री हैं, और मेरा विश्वास है कि हम मंत्री रहे या सांसद रहे या न रहे, हम तो पार्टी के एक अंग हैं। तो पार्टी पूरी तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है। और जो कुछ भी हाल के दिनों में, चुनाव में, टिकट में जो कुछ भी हुआ, उसमें निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि, पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। लोग कहते हैं कि आपका कसूर क्या था, या आप जैसे लोगों का जो कट गया उसका कसूर क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है। कभी कभी क्या होता है कि चेहरे, चाल और चरित्र, इसको देखना चाहिए। पार्टी का अनुशासन हमारे लिए सर्वप्रिय है। पार्टी हमारी माँ है, हम सभी भाई हैं। लेकिन कुछ आयातित माल जब ज्यादा हो जाता है, तो आयातित माल को जब वो नेतृत्व करना शुरू कर दे, तो स्वाभाविक है पार्टी की जो प्रकृति है वो थोड़ी बिगड़ जाती है। और यही कारण है बिहार में हमारी पार्टी नीचे तक मजबूत है। और मुझे लग रहा है कि कुछ चेहरे, चाल, चरित्र वाले जो कुछ नेता हैं, उनको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब लग रहा है ऐसा देख के कि मोदी जी भी चिंतित हैं बिहार को लेके, क्योंकि 2-2 रात पटना वो रुके, फिर 25 को पटना आ रहे हैं। ये बिहार में उनका ये अचानक इतना दौरा? अचानक नहीं, मोदी जी योजनाबद्ध तरीके से चलते हैं। विधानसभा के चुनाव में भी आपने देखा कि 14 स्थानों पर वो प्रवास करते रहे, जिसका परिणाम सामने आया। तो मोदी जी हर चीजों का विश्लेषण करते हैं अपने स्तर पर भी, और उनका बिहार से एक बहुत ज्यादा लगाव है। प्रधानमंत्री बनने के पहले इसी बिहार के पटना के मैदान में, और मैंने 2011 में, 2012 में, 2010 में गुजरात की धरती पर जाके कहा था, 2012 में बिहार दिवस, और उस समय मैंने कहा था कि मोदी जी, अगर गांधी को महात्मा गांधी बनाया तो बिहार और चंपारण ने, और आपको भी देश का सर्वोपरि, सर्व उच्च पद पर बिहार के लोग अपना खून दे करके आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये बात 2012 को बिहार दिवस मनाया था मोदी जी की अध्यक्षता में, मैं उसका मुख्य अतिथि था। बिहार से 2500 हुनर को ले जा करके सम्मानित किया गया था। तो ये मोदी जी का, कि देखिए यहाँ पर हुंकार रैली हुई थी, और वैसी के बाद वो प्रधानमंत्री के लिए आगे गए।
और यहाँ खून बहा था। अच्छा, ऐसा माना जा सकता है मैं कोई ज्योतिषी नहीं, मैं कोई तंत्र तांत्रिक नहीं, लेकिन ये मेरे मन की भावना थी जी, और वो भावना प्रबल हुई। मुझे लगता है कि आज मोदी जी 10 साल में जो उन्होंने गुजरात में जो मुख्यमंत्री के नाते मॉडल किया था, मॉडल पेश किया था, वो मॉडल आज देश में विकास का मॉडल। हमें विकास चाहिए, हमें चौतरफा विकास चाहिए, और बिहार में आज डबल इंजन की सरकार जो विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। बीच में कुछ रुकावट आ गई थी, फिर हम डबल इंजन के साथ, एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ हम ऊर्जान्वित होकर के बिहार को हम ऊर्जान्वित करना चाहते हैं। बिहार की दिशा और दशा को बदलना चाहते हैं, जिससे देश की दशा और दिशा भी बदलेगी। तो निश्चित रूप से बिहार के लिए चिंता होना स्वाभाविक है। अच्छा, एक बात जो मेरे मन में भी आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मानते हैं क्या कि टिकट बांटने में कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसकी भरपाई के रूप में भी देखा जा सकता है मोदी जी का ये धुआंधार रैली और बार बार बिहार आना? देखिए, कहीं ना कहीं राजनीति और बड़ा दल जब हो जाता है, बड़ी पार्टी हो जाती है, तो कभी कभी कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। और कम्युनिकेशन गैप से आप जानते हैं कि पति पत्नी का भी संबंध विच्छेद हो जाता है। ये कम्युनिकेशन गैप पार्टी के अंदर नहीं होना चाहिए। मतलब आपस का जो भ्रातृत्व का भावना है, आपस में जो एक संचार होना चाहिए, मतलब आपस में आदान प्रदान विचारों का, इसको कभी रोकने की आवश्यकता नहीं है। और कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ होगा, जिसके कारण कुछ त्रुटियां रह गई हैं। पार्टी के टिकट बंटवारे में त्रुटियां पहले भी रहती रही मतलब है। इसी कम्युनिकेशन गैप के वजह से आपको लगता है क्या कि जैसे कि बक्सर में आपके ही शिष्य माने जाते रहे मिथिलेश तिवारी, उनको टिकट दे दिया गया आपकी जगह, तो क्या कुछ लोग मजा ले रहे हैं क्या इसमें? नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि मजा लेने वाले मजा ले सकते हैं, और शिष्य और गुरु आजकल कुछ नहीं होता है। राजनीति में जो शिष्य होता है वो अपने आप को समझता है कि आने वाले दिनों में अच्छे शिष्य तो वो होते हैं जो गुरु और जो अपने अग्रजों का, उनका ध्यान रखता हो, उनको आदर देता हो। ये हमारा संस्कार है। मुझे लग रहा है कि मैंने कहा कि गुरु गुड़ चेला चीनी, ये तो आजकल कहानी बन गई राजनीति में। राजनीति में कितना छलांग मार सकते हैं, कितना पछाड़ सकते हैं, कितना लेग पुलिंग कर सकते हैं, ये दुर्भाग्य से राजनीति में ये विषय हो गया है। और इसलिए मेरा ये मत है, मैं बक्सर में सांसद रहा हूं 10 साल, और जो काम हमारे सरदेव लालमुनि चौबे जी जो वहाँ एमपी रहे थे 4 बार, और उनके नेतृत्व में जितने काम हुए थे, किसान का विशेष रूप से जो अटल जी की सरकार थी, और जो जो कहते थे वो किसानों का हक में, चाहे बांधों का मरम्मतीकरण से लेकर बड़े काम हुए थे। और उसके पहले या उसके बाद, उसके पहले तो आज़ादी के बाद से छिटपुट काम दिखाई पड़े थे, लेकिन मुझे 10 साल में जो पिछले वर्षों तक अटल जी की सरकार और लालमुनि चौबे जी को छोड़ दिया जाए, जो 10 साल में हमने किया है, जो हमारी पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद मिला है, मुझे लगता है कि वो काम बोलता है। और हमने बक्सर जो सिद्धाश्रम की भूमि रही है, सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर, हमने भारतीय संस्कृति को, कि ये बक्सर जो भगवान राम का कर्म भूमि, प्रथम कर्म भूमि है, शिक्षा दीक्षा की भूमि है, उसको पुरस्कृत करना, रामायण सर्किट से जोड़ना, और वहाँ से लेकर के, अयोध्या से लेकर के और बक्सर होते हुए जो नेपाल तक, यानी कि जनकपुर धाम, ये ये राम सीता पथ, राम जानकी पथ, तो ये पथ भी हमने गडकरी जी से कह करके बनवाया, और रामायण सर्किट हमने करवाया। तमाम सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी सिद्धाश्रम जो सतयुग की धरती है, ये हर प्रकार के स्कंद पुराण से लेकर सभी जगह पुराणों में वर्णन है। राम राज्य की राजधानी, उसको सांस्कृतिक राजधानी बक्सर आध्यात्मिक रूप से बने, इसका प्रयास हमारा जारी है। और भगवान राम की पराक्रमी राम, जिस पराक्रम मुद्रा में उन्होंने ताड़िका और सुबाहु का वध किया, मारीच का वध किया, आज उनकी उस पराक्रमी मुद्रा में श्री राम की मूर्ति लगे, और उनके रामायण और रामचरितमानस और रिसर्च
शोध केंद्र के रूप में रामायण पर, राम पर शोध केंद्र स्थापित हो, ये काम हम शुरू कर दिए हैं। और मुझे लगता है ये बताइए चौबे जी कि बक्सर कब जा रहे हैं आप? सब जगह घूमते हुए बक्सर क्या कब कब भाई देखो, मैं तो सब जगह, मैं बक्सर हमारा जीवन में छूट नहीं सकता है कभी। 7 जन्म भी हम बक्सर के ऋण को नहीं उतार सकते। और बक्सर वासियों ने इतना प्रेम दिया है, इतने काम हमने बक्सर वासियों को मिलके किया है। अब कोई काम तो लगभग बचा ही नहीं, जो बचा हुआ है छिटपुट वो दिखाई पड़ने जा रहा है। और जो काम हमने स्वीकृत कर दिया है वो सीधे आने वाले दिनों में, चाहे वर्ल्ड क्लास स्टेशन हो, मेडिकल कॉलेज हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, यातायात के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में, किसानों के किसी के क्षेत्र में हो, सारे काम वहाँ। अपने लोगों को आप कैसे समझाएंगे जो चाहते थे कि अश्विनी चौबे हमारा प्रतिनिधित्व करें, अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें नाराजगी है? मैंने कोई नाराजगी नहीं, वो जानते हैं अश्विनी चौबे कभी व्यक्ति के लिए, अपने लिए टिकट कटने से मुझे कभी दुख भी नहीं हुआ। मैं 7 बार चुनाव लड़ा हूं, पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है, बिना मांगे दिया है। कभी मैं एमएलए, एमपी या टिकट के लिए मैंने हाथ नहीं पसारा कभी आज तक। और मैं गणेश परिक्रमा भी नहीं करता हूं, ये आप जानते हैं जी। हम 74 आंदोलन के सिपाही हैं। हम सत्ता ना हो भ्रष्टाचारी, हम पर भी है जिम्मेवारी। हम सत्ता में रह करके भी समाज को बदलने का जो संकल्प हमारा है वो हम काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करते रहे हैं। और मुझे लगता है कि बक्सर तो हमारा प्राण है। और मैंने कहा कि 7 जन्म तक हम उस कर्ज को निभा नहीं सकते। बक्सर वासी बखूबी जानते हैं। ये ठीक है कि जिन लोगों ने छल कपट से, हमको टिकट कटने का कोई भी गम नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने छल कपट किया है उनको सार्वजनिक रूप से माफी तो मांगना ही होगा, तभी तो मैं वहां जाने लायक रहूंगा, नहीं तो मैं कलंकित हो जाऊंगा। सर 25 जून को जेपी सेनानी, जो जेपी का आंदोलन था, उसकी स्वर्ण जयंती है, 50 साल पूरे हो रहे हैं। क्या लगता है कि बिहार में जेपी के जो सेनानी रहे हैं, जेपी के जो लोग रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उपेक्षित किया जा रहा है? देखिए, जेपी आज भी प्रासंगिक है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी जिस बात को उन्होंने 74 में कहा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, भ्रष्टाचार को दूर करो, वंशवाद और जो संपूर्ण क्रांति की बात उन्होंने कही थी वो अधूरी है। जो सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की बात कही थी, जेपी ने जिस प्रकार से सत्ता ना हो भ्रष्टाचारी, हम पर भी है जिम्मेवारी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार, मीडिया, उसको भी निष्पक्ष रहते हुए और लोकतांत्रिक शक्ति को मजबूत बनाने का, भ्रष्टाचार को समाप्त करने का, जातिवाद मिटाने का। हमें याद है कि जातिवाद मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, नया समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। ये सत्याग्रह के पहले जेपी के सामने हम सभी नेता संकल्प लेते थे। कुछ लालू यादव ने भी लिया होगा ये संकल्प। मुख्यमंत्री हैं, कुछ पूर्व मुख्यमंत्री थे। दुर्भाग्य है कि उन्होंने उस समय भी छात्र नेता रहते हुए भी, मुझे याद है एक दिन बैठक की रात में उनको डांट करके, जेपी को डांटना पड़ा और निकाल बाहर करना पड़ा छात्र संघर्ष समिति की बैठक से, कि जो 1 लाख कूपन का हिसाब अभी तक नहीं दिया है वो भ्रष्टाचार कैसे दूर करेगा। और दुर्भाग्य देखिए, ऐसे लोगों ने ही बिहार को और 74 आंदोलन को कलंकित किया। आज जेपी की आत्मा को पर कुठाराघात किया। जो भ्रष्टाचार के बड़े इल्जाम में जेल गए, आए, सजा हो गई, सजा याफ्ता हो गए, तो भी लाज नहीं। और परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार, नौकरी की बात करते हैं, रोजगार के बारे में, नौकरी के बदले अपने परिवार के लोगों, अपने बच्चे, नाबालिग बच्चे के नाम से जमीन लिखवा लिया गया। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा सत्ता है? जेपी आंदोलन को कलंकित नहीं किया, जेपी की आत्मा पर चोट नहीं पहुंचा। आज जेपी की आत्मा रो रही होगी। सर सपना पूरा कौन करेगा आखिरकार जेपी का? जो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियों को, और मैंने ये 50वां वर्ष जो है, ये मतलब स्वर्ण जयंती समारोह 8 अप्रैल को मैं गया था, जेपी के हजारों लोग पहुंचे थे और मैंने ये आह्वान किया था कि 25 जून जो आपातकाल का दिन होगा, देश के ऐसे तमाम चेहरों को और जो विक्टिम परिवार रहे उन सबको बुला के सम्मानित करना, सरकार को भी, और उस समय संकल्प को और दृढ़ निश्चय करना कि जेपी आज भी प्रासंगिक है और जेपी के आंदोलन को आने वाली पीढ़ी सदियों तक याद रखे। और आज वही बात हमारे प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। आज वंशवाद पर वो, आज तुष्टीकरण की नीति को लेकर के वो प्रहार कर रहे हैं हमारी सरकार। तो मुझे लगता है कि आज जेपी के जो अधूरे काम हैं, आने वाली पीढ़ी को ही इसको पूरा करना होगा
और इसलिए 25 जून का जो कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, इस चुनाव के बाद हम उसमें लगेंगे और निश्चित रूप से लोकतंत्र की शक्ति को मजबूत करना है, जिसको कांग्रेस ने तानाशाह के रूप में आपातकाल लागू किया था। हमारे आपातकाल के विक्टिम इसी बिहार के गवर्नर राज्यपाल जी श्री अर्लेकर जी, जो अपने और उनके पिताजी दोनों इमरजेंसी में जेल में साथ थे, विक्टिम थे। एक एक परिवार के कई लोगों को विक्टिम बनाया गया, परिवार का परिवार जेल के अंदर बंद कर दिया गया था, गोवा में वो भी जेल में बंद थे। अच्छा, एक चीज और जो अभी कल छपरा में घटना हुई है, मसल पावर देखने को फिर से मिल रहा है, बीच में शांति थी, किस रूप में देखते हैं छपरा के कांड को जिसमें एक की हत्या हो गई है? देखिए, क्या ये इसको वापसी माना जाए मसल पावर? पूरी तरह से ये हत्या की राजनीति, बिहार में शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम हो गई थी, है भी। शांति जुनून लोग चाहते हैं, शांति चाहते हैं। कुछ लोग हैं कि आए दिन अब चुनाव को, इस लोकतंत्र के पर्व को कलंकित करने का काम किया, और जिन लोगों ने भी इसको उकसाया, हिंसक घटना बूथों पर जा करके, ये उम्मीदवार होकर के हम बूथों पर भड़का रहे लोगों, ये उचित नहीं है। क्योंकि वो कम उम्र की है, उनको समझ नहीं था, लोगों ने गलत रूप से उनको वहां ला करके भड़काने का काम किया, जिससे उसके प्रतिकार में दूसरे दिन हिंसक वातावरण हो गया। ये पूरी तरह से मैं हिंसक गतिविधियों की पूरी तरह से निंदा करता हूं। ये निंदनीय है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिन लोगों ने भी अपराध किया है, निश्चित रूप से उनको कठोर सजा मिलने की, और उसको कठोर सजा मिलेगी, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरी में आपसे एक सवाल, बड़ा स्पष्ट सवाल, क्या अश्विनी चौबे अब एनडीए के पक्ष में घूम ही रहे हैं, बक्सर में जाके वोट मांगेंगे मिथिलेश तिवारी के लिए? भाई देखो, मैं स्पष्ट रूप से बात करता हूं, मैं स्पष्टवादी आदमी हूं, मेरा आशीर्वाद सबके साथ है, और बक्सर जब 400 पार करना है तो बक्सर भी पार करना चाहिए। लेकिन अगर हम व्यक्ति को हो जाए, मैंने कहा है मुझे बक्सर के प्रति बहुत मोह है, बक्सर के प्रति मेरी पीड़ा है। 10 साल मैंने उसको उस जंगल राज वाले से मतलब निकाला है, और आज अगर वो सीट हम नहीं जीतते हैं तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा, और इसलिए अब ये वहाँ के जो उम्मीदवार है उसको तय करना पड़ेगा। मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है, उसने जो छल कपट और जिस प्रकार से मुझे टिकट काटने की बात नहीं, जिस प्रकार से मेरा पुतला दहन करवाया गया 1 साल से, मुझे मालूम नहीं, मुझे लोग कहते थे यही करवा रहे हैं। अब जिसका वीडियो रिलीज हो गया तो मैंने कहा कि भाई वीडियो रिलीज हुआ बाद में, तब मुझे जानने को मिला कि नहीं, सचमुच में ये मतलब साथ रह के ही खेला पीछे से कर दिया। और मेरे कंधे पर बैठ करके अगर कोई मुझे पीठ में खंजर भोंके और वो माफी भी ना मांगे सार्वजनिक रूप से, मुझे टिकट वो अगर मुझसे आता 4 महीना पहले कह देता तो मैं कहता कि जाओ लड़ो, लेकिन ये खंजर भोंकने वाले को जब तक वो माफी नहीं मांगेगा तो मैं तो शुभकामना ही दे सकता हूं। आशीर्वाद का आकांक्षी वो हमारा तब तक नहीं हो सकता, चाहे मेरा बेटा हो, भाई हो, जब तक वो सार्वजनिक रूप से माफी ना मांगे। तो मैं जनता में जाकर के मैं अपने आप को कलंकित महसूस नहीं करता। तो मुझे लग रहा है कि मैं जाऊंगा और सौभाग्य से जीत जाए, अच्छी बात है। अगर कहीं पराजित हो गए तो वो कलंक मेरे माथे पर ना आए, इसलिए मैंने अपने को चुनाव तक परहेज रखा है। और वो सार्वजनिक रूप से मैंने खबर भेजा है कि अगर मुझे बुलाना चाहते हो दिल से तो आज तक बुलाते, मेरे फोटो गायब कर दिए गए तो मुझे फोटो नहीं, मेरी फोटो तो वहां लोगों के दिल में है, बाद में फोटो लगाना शुरू किया। तो ऐसे लोग, आपने शिष्य और गुरु की बात कही, भाई की, अरे शिष्य तो छोड़ दीजिए, जो भाई की बात ना करे तो निश्चित रूप से मुझे कष्ट उस बात का है, दुख उस बात का है। टिकट कटने का एक भी गम नहीं है, टिकट तो मैं बांटने वाले में रहा हूं, भले आज टिकट कटने की बात कहां से हो सकती है। और मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है, लेकिन कुछ लोग बड़ा जल्दी छलांग मारते हैं गणेश परिक्रमा करके। कुछ लोग चाहते हैं कि हम सीधे प्रधानमंत्री के कुर्सी पर पहुंच जाएं, तो ऐसे गणेश परिक्रमा वाले को पराक्रमी बनना चाहिए। और मैं युवा पीढ़ी को कहता हूं कि परिक्रमा मत करो, पराक्रमी बनो, श्री राम के जैसा पराक्रमी बनो। वो श्री राम की धरती है बक्सर, कर्म भूमि, और वहां मैंने सजाया है। तो निश्चित रूप से मुझे बक्सर, आपने प्रश्न कर दिया कि बक्सर जाएंगे कि नहीं, तो बक्सर तो जरूर जाऊंगा। मैंने कहा 7 जन्म तक उस ऋण को नहीं उतार पाऊंगा जो बक्सर का ऋण है। लेकिन हाँ,
इस चुनाव में, इस लोकतंत्र के महान पर्व में मुझे भी कष्ट है कि जिन लोगों ने छल किया, जिन लोगों ने छल प्रपंच किया, साल भर से मेरे पुतले दहन करवाते रहे, ऐसे अपराधियों के, ऐसे लोगों के द्वारा, और उनकी सांठ-गांठ चलती रही। कुछ बिहार के कुछ ऐसे नेताओं ने मिल करके और देश के ऐसे नेताओं ने कुछ मिल करके जो कलंकित किया, बक्सर को अपमानित करने का काम किया, आम जनता को अपमानित किया, पूरे समाज को अपमानित किया, उसको जनता से माफी मांगना ही चाहिए। और जब तक वो माफी नहीं मांगता इस चुनाव कालखंड में, तो मैं कैसे जा सकता। और इसलिए चुनाव में हमारे जो कुछ नेताओं के गलती के कारण बिहार में जो आज हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, ये संघर्ष नहीं दिखाई पड़ता। कुछ नेताओं की गलती से बिहार कलंकित हो रहा है। ऐसे लोगों को चेहरे, चाल और चरित्र को बदलना होगा।